हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, अभी 4:30 बजे मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की जो क्लास 3 दिन से नहीं आ पा रही थी, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स तैयार करने की वजह से, क्योंकि वो आखिरी पड़ाव में चल रहा था घटना चक्र शॉर्ट नोट्स, जिसको पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। और साथ ही साथ इसी वजह से उसकी पिछले 3 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी और आप लोग बहुत सारा रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा कि आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तो अब उसकी क्लास आ गई है और आप लोग उसे देख सकते हो। और फिर वही डेली के हमारे टाइम जो सुबह 8 से 9-10 बजे तक क्लास मिलती है, आपको कल से रेगुलर मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी विजन आईएएस की। और एक और सूचना दे दूं कि जो लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज की नोट्स को देख रहे हैं या ये क्लास हमारी कर रहे हैं पॉलिटी ज्योग्राफी, तो आपको बताते चलूं कि लगभग सभी घटनाचक्र के शॉर्ट नोट्स हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, ऑलरेडी मैंने तैयार करवा दिए हैं। कल जो है कि ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही जो नोट्स बचे थे वो भी तैयार करवा दिए हैं। और उन सभी नोट्स को अब आप इजीली पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और वहां से आप सारी इंक्वायरी ले सकते हो। पेमेंट प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोसीजर है और कितना प्राइस है, सब वहीं पर आपको बता दिया जाएगा। और बस इतना ही कहूंगा कि बर्गर की प्राइस से भी कम रखा गया हर सब्जेक्ट के हिसाब से, और आप इजिली उसको एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप हमारी क्लासेस को भी रेगुलर देखते रहोगे तो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल मिल जाएगा, क्योंकि घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो कि पूरी 8 वॉल्यूम में बुक होती है, बहुत मोटी बुक होती है, जिसको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए अपनी टीम के साथ, जिससे आप लोग मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर पाओ दोस्तों, और उसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं अपनी आज के लेक्चर पॉलिटी को, जिसमें कल हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से पहले संसदीय अधिनियम वगैरह सारी चीजों पर रोका था पढ़ के। अब हम शुरू करेंगे आज की इस क्लास में सर्वोच्च न्यायालय। और शाम को 8 बजे तक आपको इंडियन ज्योग्राफी की भी जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी वो भी आपको क्लास मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो पर अंत तक बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको यहाँ पर हर प्रकार की तैयारी आराम से कराती रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जरा हम समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 124, हालांकि अगर मैं इसके भाग की बात करूं तो ये भाग 5 के अंतर्गत ही आता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के नियमों पर, जिले के नियमों पर, हर व्यक्ति के नियम पर और केंद्र सरकार के नियमों पर, इन सभी पर रिव्यू करता है, इन सभी पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करता है। तो केवल वो राज्य का ही नहीं है, मतलब केंद्र का ही नहीं है, वो सभी का है, पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन फिर भी इसको केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम होते हैं, जो केंद्र सरकार की शक्तियां होती हैं, जिसमें भाग 5 में रखा गया है, तो इसको भी भाग 5 में ही रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 के तहत किया गया है। और इसके तहत जो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और इसका उद्घाटन फिर 2 दिन बाद हुआ, 28 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं, जो कि सामान्यतः स्टेटमेंट वाइज तो पूछा जा सकता है, सीधे वो प्रश्न नहीं पूछा जाता कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, या यूं कहूं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी शक्तियों के बारे में। तो मूल और प्रारंभिक रूप से सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायपालिका में जो संख्या थी, जब संविधान में इसका वर्णन किया गया और जब पहली बार 26 जनवरी 1950 को संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने अपना कार्यप्रणाली शुरू की, तब इसमें 1+7 यानी कि पहले एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और 7 अदर यानी कि 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे वरिष्ठ, जिनकी टोटल संख्या थी 8। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान का मतलब है दोस्तों क्या कि 2023 दिसंबर 2023 चल रहा है। इस समय एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 33 अदर न्यायाधीश रहेंगे जो वरिष्ठ न्यायाधीश कहलाते हैं। तो टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझना कि इसमें जो संख्या है उसमें वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही नियमों के अनुसार अपनी सदस्य संख्या की वृद्धि कर ले, ऐसा नहीं होता है। संसद नियम के तहत, नियमों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करते हुए संवैधानिक प्रावधानों के जरिए इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि करती है। पहली बार जो संख्या वृद्धि की गई थी, क्योंकि मूल संविधान में तो 8 संख्याओं का प्रावधान पहले से दिया गया था जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, लेकिन उसमें जब पहली बार वृद्धि की गई थी तो जो 1956 में जो संवैधानिक संशोधन किया गया था, जो कि कौन सा था? 7वां संवैधानिक संशोधन था, जिसके द्वारा इस संख्या को 8 से बढ़ाकर कितना किया गया? 11 किया गया। और वर्तमान में 2019 में संशोधन करके इसकी सदस्य संख्या 1+33 = 34 किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसके द्वारा वर्तमान सदस्य संख्या कितनी हो गई? 1+33। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों के साथ
अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, और ऑप्शन होता है 33, 34, 35, 36। तो आप जल्दीबाजी में लगा के आते हो 34, कहोगे कि सर आप ही ने तो पढ़ाया था, लेकिन मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि 1 + 33 कह रहा है। क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, मुख्य न्यायाधीश के साथ और कितने न्यायाधीश होते हैं, तो भाई मुख्य न्यायाधीश के साथ तो पहले से काउंट हो गया, और कितने न्यायाधीश होते हैं, 33 होते हैं। तो ऑप्शन आपको 33 लगाना है, न कि 34। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में। और अब वहीं पे हम चलें कि अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी होती है, और जो कि राष्ट्रपति करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश हो, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हालांकि अगर हम बात करें कि वरिष्ठ न्यायाधीशों की बात करें तो सीजीआई की सलाह पर ही करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर। और आर्टिकल नंबर 124 के 3 क्लॉज में कहा गया है इनकी योग्यता कि कौन से व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो पहली शर्त होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो जन्म से नागरिक हो, चाहे वो वंश से नागरिक हो, या उसने भारत में पंजीकरण करा के देशीकरण करके भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर लिया हो, तो भी उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता है। और एक या अधिक हाईकोर्ट में मिनिमम 5 साल तक वो न्यायाधीश की भूमिका में रहा हो। अधिवक्ता नहीं, एडवोकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वकालत की बात नहीं, न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, या तो 5 साल कम से कम रहा ही हो, एक हाईकोर्ट में हो या एक से अधिक हाईकोर्ट में भी रह सकता है। और एक या अधिक हाईकोर्ट में अगर आप न्यायाधीश नहीं हो तो कम से कम 10 वर्ष का आपके पास एक अधिवक्ता होने का अनुभव होना चाहिए। या तो अगर आप जज हो तो 5 साल भी अगर हो गए तो चल जाएगा, अगर आप जज नहीं हो, एडवोकेट हो, अधिवक्ता हो, लॉयर हो, तो आप 10 साल के लिए भी वैलिड होगे कि अगर आपने 10 साल वकालत की है तो। और चौथा पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेत्ता हो। अब यहां पर आप देखना कि पहला पॉइंट कंपलसरी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, इन दोनों में एक विकल्प हो सकता है कि या तो आप चीफ जस्टिस मतलब कि न्यायाधीश हो सकते हो या फिर आप अधिवक्ता हो सकते हो, और चौथा भी जो है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत होना चाहिए। तो ये तो हो गई क्राइटेरिया जिसके आधार पे हम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का चयन करते हैं। आगे देखते हैं, आर्टिकल नंबर 124(2) के अंतर्गत कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग दे सकता है, मतलब अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो यहां ध्यान देना है कि 124(3) में तो पहले तो इनकी नियुक्ति हो रही है, ठीक है, और 124 जो कि उससे पहले ही आता है उसमें ये त्यागपत्र की बात करते हैं। तो सीधी सीधी बात थी कि उनको त्यागपत्र की बात भी थी और उनके योग्यता की भी बात थी। और आगे देखते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। क्या इसमें सदन की भूमिका होती है? तो बिल्कुल होती है भूमिका। राष्ट्रपति इसे आदेश के माध्यम से हटाता है, लेकिन इसके लिए सदन में पूरी कार्रवाई की जाती है। कैसे की जाती है उसको समझिए यहाँ पर कि अगर किसी न्यायाधीश के ऊपर, ध्यान देना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो रही है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नहीं। जब हम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल से इसको समझेंगे। ध्यान देना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पर साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। और कौन हटाएगा इनको? राष्ट्रपति हटाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त कर रहा है। लेकिन ये कैसे साबित किया जाएगा कि ये असमर्थ है, व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिए असमर्थ है, या ये कदाचार, इट मीन्स कि इन्होंने नियमों की उल्लंघन किया, नियमों की अवहेलना की है या भ्रष्टाचार किया है, तो ये कैसे साबित होगा? वर्ड को ध्यान देना, साबित कदाचार या असमर्थता। तो इसको साबित कौन करेगा दोस्तों? इसको साबित करेगी सदन। सदन मतलब दोनों सदन, लोकसभा भी साबित करेगी और राज्यसभा भी साबित करेगी। तब जाके ये मान लिया जाता है कि इन्होंने कदाचार और असमर्थता जो वो साबित हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है, और अब सदन की अर्थात संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको पद से हटा देंगे। इसके लिए प्रत्येक सदन में, यानी चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, इसमें 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना आवश्यक है। लेकिन ये जो 2/3 बहुमत होता है, ये दोनों सदन का मिलाकर नहीं। लोकसभा में अलग चाहिए 2/3 बहुमत 545 सीटों का, राज्यसभा में अलग चाहिए 2/3 बहुमत 245 सीटों का। और यही प्रक्रिया जो होती है, यही हाईकोर्ट न्यायाधीश को हटाने के लिए भी की जाती है। तो आपने एक ही साथ किस प्रक्रिया को समझा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। मैं आपसे पूछूं कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी यही प्रक्रिया होगी? तो हो सकता है ये प्रक्रिया हो, लेकिन ये संसद के अंतर्गत नहीं होगी, राज्य विधानमंडल में हो सकती है, केंद्र के स्तर पर नहीं होगी। ये केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए है। और ध्यान देना कि राष्ट्रपति के लिए त्यागपत्र शब्द का यूज किया गया, मतलब महाभियोग का, लेकिन बाकी सभी को हटाने के लिए रिमूव यानी रिमूवल शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे कई बार प्रश्न आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग लगाने की क्या प्रक्रिया है, तो वहां पर ऑप्शन आपको 4 में से कोई ना कोई चुनना पड़ता है। लेकिन ऑफिशियली अगर मैं कहूं तो इम्पीचमेंट, महाभियोग का मतलब होता है इम्पीचमेंट। ये जो प्रोसीजर है ओनली ऑन
राष्ट्रपति पर फॉलो होता है, इवन कि उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या प्राइम मिनिस्टर, इन सभी के लिए केवल वर्ड आता है रिमूव, यानी हटाना। इम्पीचमेंट जो आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत होता है वो केवल और केवल राष्ट्रपति पर होता है। तो इस पर भी लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किताब में ये दे रहा है, पेपर में ये दे रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रक्रिया वही होती है, बस वर्ड में अंतर आ जाता है। अब यहां समझते हैं कि न्यायाधीशों के बारे में अगर जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, किससे ये काम करते हैं। तो अगर हम देखें कि न्यायाधीश जांच अधिनियम एक बनाया गया था 1968 में, और अधिनियम कौन बनाएगा? न्यायाधीशों के लिए संसद बनाएगी, क्योंकि विधायिका का काम होता है कानून बनाना, अधिनियम बनाना। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है उन कानूनों और अधिनियमों की समीक्षा करना कि वो सही हैं या गलत हैं। तो इन न्यायाधीश अधिनियम जो होता है, जांच अधिनियम 1968 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर जो महाभियोग अर्थात हटाने की जो प्रक्रिया का वर्णन होता है, ये संविधान में अक्षमता और सिद्ध कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। तो ध्यान देने वाली बात है कि संविधान में तो बस ये कह दिया गया कि अगर वो व्यक्ति असमर्थ है, यानी अक्षम है, अक्षमता है, और सिद्ध कदाचार मतलब साबित कदाचार है, तो बस इसी आधार पे आप हटा सकते हो। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है भाई? मैं कहता हूं कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साबित मतलब कि वो कदाचार कर रहे हैं या असमर्थ हैं? अब किसी का ब्रेन लेवल या आईक्यू लेवल अगर थोड़ा डाउन है तो मैं उसे कह दूं वो अक्षम है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए, इसको साबित करने के लिए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया गया, जहां पर इसकी पूरी डिटेल रहती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर सेवानिवृत्ति की बात करें तो 65 वर्ष है दोस्त, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें तो ये 62 वर्ष है। अब यहाँ पर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है और आपके जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो भी शामिल हैं। वेतन के निर्धारण की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन निर्धारण है ये संसद के द्वारा ही किया जाता है। और ये जो वेतन होता है दोस्तों, वो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ये भारित व्यय होता है जो आपके आर्टिकल नंबर 266 के तहत संचित निधि पर लागू होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस या जस्टिस होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन, पेंशन और भत्ते को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए, जो हो सकता है इसी पॉइंट में कहीं आ जाए या फिर आगे मिलेगा आपको। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमस जो बॉडी है उसको स्वतंत्र रखने के लिए, यानी उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए, गतिविधियों को रोकने के लिए, ताकि न्यायपालिका का भी राजनीतिकरण न किया जा सके, न्याय को निष्पक्ष रखा जाए, चाहे उसमें कोई भी ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, भिखारी कोई भी हो, सबके लिए न्यायपालिका समान होनी चाहिए। तो उसकी स्वायत्तता को बचाए रखने के लिए दो प्रावधान है। पहला तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सीजीआई से विचार विमर्श करना पड़ता है। यानी अगर आपने सीजीआई को पहले चुन लिया, सीजीआई को चुनने के लिए जो है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश सबका उपयोग किया जाता है। जब एक आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन कर लिया, नियुक्त कर दिया, तो अब जितने भी वरिष्ठ न्यायाधीश हैं आपको उनके नाम पर मोहर लगाने के लिए राष्ट्रपति को सीजीआई से विचार विमर्श करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ने अपनी कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री से विचार विमर्श कर लिया कि फला व्यक्ति को हम सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश बना देते हैं, और सीजीआई अगर उस नाम पर सहमत नहीं है कि नहीं ये नाम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये नाम राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं बनाना चाहता, तो फिर वो व्यक्ति नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सीजीआई उससे सहमत नहीं है। तो सीजीआई का विचार विमर्श बहुत मैटर करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं, आरोपित व्यय होते हैं, जिस पर संसद में किसी भी प्रकार का मतदान नहीं होता, न कोई चर्चा होती है। ये चीज मैंने कल की क्लास में पढ़ाई थी, अगर जिसने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उस क्लास को देख लीजिए, जहां पर आपको संसदीय समिति, लोकलेखा, प्राक्कलन, सार्वजनिक और कटौती, नीतिगत प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, साथ ही साथ आपको धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से हमने चर्चा की थी कल की क्लास में। तो उसे प्लीज जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो सके। और अगर अभी तक आपको क्लास थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और अगर आप भी चाहते हो कि सर आप भी ये पीडीएफ खरीदना चाहते हैं कि सर हम भी इससे तैयारी कर लें, तो पीडीएफ को आप परचेस कर सकते हो, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो के नीचे लगा दिया है। आप वहां से मैसेज करके, इंक्वायरी करके पूरी पीडीएफ आप वहां से ले सकते हो। पूरी घटना चक्र को हमने कंपाइल कर दिया है, वहां से जरूर ले लीजिएगा। तो अब देखते हैं आगे, अपने पॉइंट पे आते हैं कि अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि बनाकर संघ सूची के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है। ध्यान देना कि एक बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है
कि क्या संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को कम कर सकती है, तो हम कहेंगे नहीं। उसकी अधिकारिता को अगर कटौती करने लगी तो भाई विधि बनाकर तो आप फिर कुछ भी कर लोगे, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक कठपुतली बन जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट पे जो भरोसा है लोगों को, न्यायपालिका पे भरोसा है, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी राजनीति घुस जाएगी। इसीलिए वो उसकी अधिकारिता को विस्तारित तो कर सकती है, उसकी शक्तियों को बढ़ा तो सकती है, लेकिन उसमें कटौती नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 146 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक की नियुक्ति सीजीआई करता है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, बहुत सारे सेवक होते हैं, बहुत सारे क्लर्क होते हैं, पियून होते हैं, बहुत सारे लेवल पर जो है कि अलग अलग डिपार्टमेंटल अधिकारी होते हैं, उन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगी। भारत सरकार का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, विधायिका संसद का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। क्लियर है यहां तक ये चीजें? देखिए बहुत डिटेल से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, ताकि आप अगर लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ सर मेरे को बहुत अच्छे से आपकी टॉपिक समझ में आ गए हैं। क्योंकि मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ मेहनत करिए, क्लास को अच्छे से समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप क्लास के नीचे यानी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप डिस्कशन ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर रेगुलर हम लोग चर्चा करते हैं आपस में, ताकि कोई भी डाउट हो वो डाउट ना रहे, समाधान बन जाए। अब देखते हैं, अब वहीं हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 146 के 5 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर ही भारित होता है। अब प्रशासनिक व्यय का मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में केवल न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश ही नहीं होते, वहाँ वकील भी होते हैं, वहाँ पे और स्टाफ भी होता है, वहाँ के जो प्रशासनिक दफ्तर के कर्मचारी होते हैं, वहाँ के प्रिंट आउट मशीन, कंप्यूटर सिस्टम, सारी चीज़ें। तो ये भी जो प्रशासनिक वहन है, जो पैसा होता है, ये कौन वहन करेगा? ये संसद करेगी, और संसद भी किस पे? संचित निधि पर। और इस वहन पर भी आप किसी भी प्रकार का कोई मतदान वगैरह नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्ता को बनाए रखा गया है। आर्टिकल नंबर 2291 यानी 229(1) के अनुसार हाई कोर्ट के अधिकारी एवं सेवक की नियुक्ति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं, और हाई कोर्ट का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आर्टिकल नंबर 266 के अंतर्गत ही सेंटर की संचित निधि और स्टेट की संचित निधि एक ही वर्ग में दी गई है। लेकिन यहाँ यह समझ लीजिएगा कि राज्य की संचित निधि भी उसी में है, जिस पर हाई कोर्ट के प्रशासनिक व्यय और साथ ही साथ जो व्यय होते हैं हर प्रकार के, वो सभी इस पे भारित होते हैं। वहीं हम देखें आर्टिकल नंबर 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो एडहॉक न्यायाधीश होते हैं या कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं, इनमें भी लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन भी आपको यहीं पर क्लियर कर दूंगा मैं। क्योंकि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, वरिष्ठ न्यायाधीश की नहीं। क्योंकि वरिष्ठ न्यायाधीश अगर एक नहीं भी है तो उसकी आप नियुक्ति करिए, ठीक है, उसकी आप नियुक्ति करिए, उस वैकेंसी को भरिए, लेकिन उसको कार्यवाहक के साथ मत भरिए। क्योंकि कार्यवाहक की नियुक्ति कुछ ही समय के लिए होती है, जब तक असली वाला न्यायाधीश काम नहीं करने आ जाता। अब मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं बाहर गए हुए हैं, फॉरेन ट्रिप पे गए हुए हैं, या किसी वजह से स्वास्थ्य से वो बीमार चल रहे हैं, बीमारी हो रही है उन्हें, कोई भी हो सकती है, तो ऐसे में न्यायपालिका अगर जाने वो सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है वो उनकी जगह स्थान ले सकेंगे, और उनको भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, फिर चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कार्यवाहक सीजीआई हो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ऐसा नहीं है कि सीजीआई साहब को लगता है कि मेरी तबियत 2 दिन के लिए ठीक नहीं है और मैं किसी कार्यवाहक न्यायाधीश को उसकी जगह नियुक्त कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, वो राष्ट्रपति ही करेंगे, क्योंकि ये उनकी कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति की। वहीं सीजीआई का अगर पद रिक्त है या सीजीआई कार्य करने में असमर्थ है, तभी कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। 1993 में सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, और फिर 1998 में सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, और यही प्रक्रिया तब से चली आ रही है जो न्यायाधीशों के चयन वगैरह से संबंधित है, कोलेजियम व्यवस्था। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी इसमें शामिल होते हैं, जिनके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि हम किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पे शामिल करेंगे। हालांकि उस पर मोहर राष्ट्रपति की लगती है, लेकिन यह डिसीजन यहीं से हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं सीजीआई के द्वारा विचार विमर्श करना राष्ट्रपति का। अगर वो नहीं करेगा, फिर अगर वो सरकार से करके या विधायिका से करके या कार्यपालिका से करके विचार विमर्श करके किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना चाहेगा तो वो नहीं बन सकता, क्योंकि कोलेजियम व्यवस्था से वो नहीं पारित हुआ है। वहीं आगे हम देखते हैं इसके बारे में और जानकारी कि सेकेंड एआरसी द्वारा
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायालय की नियुक्ति में यानी न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और सीजीआई की भागीदारी की अनुशंसा की गई। अब देखिए एआरसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमेटी जो है, सेकंड एआरसी जो कि सरकार के द्वारा गठित थी, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें शामिल करना चाहेगी, कार्यपालिका विधायिका को, लेकिन सीधे सीधे मना कर दिया गया। हालांकि जो सेकंड एआरसी का गठन था 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में था। तो फर्स्ट एआरसी जो है दोस्तों वो किसकी अध्यक्षता में था, हालांकि 2 अध्यक्ष बनते हैं इसके उसी समय, तो इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में जानकारी देनी है। अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 127 के 1 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न होने पर सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति एवं संबद्ध हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श द्वारा सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नामित कर सकता है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक आप कंफ्यूज होते हो कि सर तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, जिसको हम लोग एडहॉक न्यायाधीश भी कहते हैं, और एक होता है आपका कार्यवाहक एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो कार्यवाहक की जब भी नियुक्ति होती है वो सीजीआई के जगह होती है कि सीजीआई अगर काम करने में सक्षम नहीं है या कोई वजह से बाहर है या कुछ भी है, पद उनका खाली है, तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है सीजीआई की, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जो एडहॉक न्यायाधीश होते हैं ये कोरम को पूरा करने के लिए होते हैं, और इसको कोरम पूरा करने के लिए हाईकोर्ट से ही तो वो न्यायाधीशों को लेकर आएंगे ऊपर, और हाईकोर्ट से लेकर आ रहे हैं तो जिस हाईकोर्ट से ऊपर बुलाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां के चीफ जस्टिस से परामर्श करेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रपति से भी पूर्व अनुमति लेंगे। तो तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 127 में है। वहीं अगर हम बात करें कि 126 में किसका प्रावधान है, तो कार्यवाहक न्यायाधीश का, यानी वो कार्यवाहक सीजीआई होगा। और अगर हम एडहॉक न्यायाधीश की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 127 में वर्णन दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं। क्योंकि हाई कोर्ट में अगर कोरम पूरा करने के लिए आप तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहे हो तो भाई सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति तो आएगा नहीं हाई कोर्ट में, वो अपने पद की गरिमा को नीचे तो नहीं करेगा, वो तो प्रमोट करेगा अपनी पद की गरिमा को सीजीआई बन के। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, आप अगर सोचो कि हम इन्हें बुला के काम करवा ले हाई कोर्ट में, तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समान नहीं होती है, जिस वजह से हम एडहॉक पर न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं कर पाते हैं। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अब मुझे एक चीज और बता दो कि जब हम 126 के अंतर्गत कार्यवाहक सीजीआई की बात कर रहे हैं तो क्या ये केवल सुप्रीम कोर्ट पे लागू होगा या हाई कोर्ट पर भी लागू होगा? क्योंकि भाई सीजीआई तो जरूरी थोड़ा है कि केवल सुप्रीम कोर्ट का ही सीजीआई का पद रिक्त होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी तो पद रिक्त हो सकता है, वो भी तो अनुपस्थित रह सकते हैं। तो इसका मतलब वहां भी एक हमें कार्यवाहक न्यायाधीश चाहिए। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये दोनों में होते हैं कार्यवाहक वाले। अब यहाँ पे समझना है कि जो अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं एडिशनल कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान 224 के तहत हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। यानी जिसको हम लोग अतिरिक्त कार्यकारी कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं हाई कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही नहीं है। अर्थात कि ना तो आप एडिशनल नियुक्त कर सकते हो ना एक्टिंग कार्यकारी न्यायाधीश, ये केवल और केवल हाई कोर्ट में होता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। अब यहाँ और जानकारी कलेक्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के पद पर कार्य करने तो बुला सकता है। मान लो कभी कभी होता है कि न्यायपालिका के पास, हालांकि आज भी हम देखते हैं करोड़ों मामले लंबित हैं, तो न्यायपालिका चाहती है कि हमारे पास जजों की संख्या कुछ कम है। अच्छा, संख्या बढ़ाने का काम किसका होता है दोस्तों? ये होता है संसद का। और काम किसे करना होता है? न्यायपालिका का। तो संसद कहती है कि ऐसा 34 न्यायाधीश मिल गए ना, उतने में काम करो। अब जनसंख्या के रेशियो से अगर हम देखें तो बहुत कम जनसंख्या है, क्योंकि करोड़ों मामले लंबित हैं। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 100+ तो न्यायाधीश होने चाहिए, ताकि एक दिन में 100 न्यायाधीश अपनी अपनी बेंचों में 100 तरीके की कार्यवाही का निस्तारण करें। अभी 34 न्यायाधीश 34 मामले भी निपटा पाए, बहुत बड़ी बात है, तो ये भी दिक्कत है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बुलाने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ऐसा लगता है कि मामला बहुत लंबित है या बहुत जो है कि मामले पड़े हुए हैं, इसको निपटान करने के हमें जो और न्यायाधीश चाहिए, तो हम सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीश को बुला सकते हैं। वहीं एक और आर्टिकल है जिसके बारे में मैंने डिटेल्ड विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में अभी पिछले महीने की क्लास में कवर किया है कि आर्टिकल 137 जो कि सुप्रीम कोर्ट का होता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अपने निर्णय को पुनर्वलोकन यानी कि रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि 137 तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है,
लेकिन यही शक्ति आपको हाई कोर्ट में भी प्राप्त होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे किस आर्टिकल के तहत है। लेकिन ये दोनों के पास शक्ति है, जबकि डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं होती है। क्या शक्ति है कि मान लीजिए कोई निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, और 10 साल 5 साल 4 साल बाद उस निर्णय पे अगर कोई क्लेम होता है तो उस निर्णय को ये रिव्यू कर सकते हैं। और ये शक्ति किसके पास है रिव्यू करने की? ये उन्हीं के पास है, अपने निर्णयों की कर सकते हैं। जैसे अभी 1998 में एक केस था रिश्वत को लेकर वीपी नरसिम्हा राव सरकार के ऊपर, तो उस मामले पे 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जो है कि मामला सुना था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब उस पे 7 सदस्यों की संवैधानिक पीठ बैठ रही है, 2023 में उसका गठन हुआ। वो दोबारा इस मामले को, अपने निर्णय को रिव्यू कर रहे हैं। क्लियर? इसी तरीके से हाईकोर्ट भी करती है। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कुछ मूल अधिकारिता होती है, यानी आरंभिक अधिकारिता, वो आर्टिकल नंबर 131 के तहत है। जैसे 126 में आपने देखा कार्यवाहक सीजीआई है, 127 में आपने देखा तदर्थ न्यायाधीशों की बात हो रही है। तो अलग अलग प्रोविजन अलग अलग आर्टिकल में आपको दिए जा रहे हैं, वहां से आप इसको याद भी कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ताकि मिलान करने के लिए जो प्रश्न आए वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो आर्टिकल नंबर 121 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की जो मूल आरंभिक अधिकारिता है उसमें भारत सरकार और एक या अधिक राज्य इसमें शामिल हो तब ये किसमें आएगा? प्रारंभिक एक अधिकारिता में आएगा। वहीं 2 या अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है या संघवाद पर कोई विचार प्रश्न है तो ये जो मुद्दा होता है ये इसकी आरंभिक अधिकारिता में आता है कि किसी भी तरीके से 2 राज्यों का झगड़ा शांत कराओ, किसी भी तरीके से भारत और किसी राज्य का झगड़ा शांत कराओ, या किसी भी तरीके से जो संघवाद है अर्थात भारत और राज्य, केंद्र और राज्य, इनके मामले को निपटारा करो, नहीं तो ये आपस में लड़ जाएंगे जो है कि। तो इनमें कोई भी जो है कि निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और ये इसकी आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। और ये आरंभिक अधिकारिता हाईकोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो चले राज्य का और केंद्र का मामला निपटा दे। क्लियर? और इसमें भारत सरकार बनाम यूनियन टेरिटरीज शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज को राज्य का दर्जा नहीं है, क्योंकि ये जो है कि भाग संख्या 6 के अंतर्गत अलग से कोई शक्तियां प्राप्त नहीं करते हैं जैसा राज्य प्राप्त करते हैं। ये तो भारत सरकार द्वारा ही संचालित होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासक नियुक्त कर दिए जाते हैं, उनके ही द्वारा संचालित होते हैं। तो कोई भी डिस्प्यूट है तो ये एक ही घर के अंतर्गत है, यानी एक ही विभाग के अंतर्गत है, इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट में आरंभिक अधिकारिता में शामिल नहीं किया जाता है। वहीं आर्टिकल नंबर 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है। क्या होता है? अभिलेख न्यायालय। इट मीन्स, अच्छा, हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है, यानी अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट 215 के तहत होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, जो वर्डिक्ट दिए गए हैं, उसको रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाता है सेव करके, ताकि उस निर्णय को आधार बना के आपकी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या आम पब्लिक भी PIL के माध्यम से उस निर्णय को आधार बना के कोर्ट केस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अब कोई भी केस आता है तो उस रिकॉर्ड को या उस निर्णय को हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? अभी जैसे आप देखोगे कि शिक्षक भर्ती से संबंधित कई सारे केस आ रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,000 या राजस्थान, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने BTC मतलब प्राइमरी वैकेंसी में B.Ed को बाहर कर दिया है। तो ये क्या हो गया? ये अभिलेख हो गया, एक कोर्ट का निर्णय हो गया। अब इसी निर्णय को आधार बना के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कि जो BTC किए हुए हैं वो बिहार सरकार के समक्ष जा रहे हैं, पटना हाई कोर्ट में जा रहे हैं, यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हरियाणा में लोग जा रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉर्ड दिया है, ये जो है कि एक अभिलेख न्यायालय, अर्थात ये एक निर्णय दिया है जिसका पालन हर राज्य सरकार को करना चाहिए, ताकि प्राइमरी की वैकेंसी से B.Ed के स्टूडेंट्स को बाहर किया जाए। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से हाईकोर्ट के भी निर्णय को हम अभिलेख न्यायालय यानी कि रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में मानते हैं, जिसका प्रयोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। जिला न्यायालय कह सकती है कि भाई देखिए हमारी राज्य सरकार की हाईकोर्ट ने ऐसे ही मामले में यह निर्णय दिया था, तो हम भी इसी तरीके से काम करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। अब यहां पर हम बात करेंगे कि 1961 में H.N. सान्याल, क्या नाम है? H.N. सान्याल की अध्यक्षता में समिति गठित हुई और रिपोर्ट के अनुसार में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित हुआ। जैसे आप सुनते हो ना कि न्यायालय की अवमानना करने पे आपको आर्थिक दंड भी मिल सकता है और फौजदारी दंड, यानी आपको जेल भी हो सकती है और आपसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जुर्माना भी भरवाया जा सकता है। तो ये जो न्यायालय की अवमानना वाली बात थी, ये H.N. सान्याल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 1961, और 1971 से लागू हो गया, ये अधिनियम पारित किया गया, जबकि मूल संविधान में न्यायालय की अवमानना जैसा कोई प्रावधान नहीं था। आर्टिकल नंबर 129 में सुप्रीम कोर्ट के पास और आर्टिकल नंबर 215
में हाई कोर्ट के पास दंड देने की शक्ति है। और जैसे कोई भी दंड देते ना कि 5 साल की सजा दी जाएगी, निर्दोष मुक्त कर दिया गया, या इस कैदी को इतने साल की सजा रहेगी, आजीवन कारावास रहेगा, मृत्यु दंड रहेगा, ये जो शक्तियां हैं ये 129 में सुप्रीम कोर्ट के पास है और 215 में हाई कोर्ट के पास। तो अब हम आगे देखते हैं कि 1971 के इस अधिनियम में सिविल और आपराधिक अवमानना दोनों को ही परिभाषित किया गया। तो आपराधिक में भी सजा मिलती है और सिविल में भी, और संविधान में जबकि इसके बारे में वर्णन नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि आर्टिकल नंबर 19 के 2 में स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ा है कि उस पर प्रतिबंध लगता है कि अगर आप अवमानना भी करते हो। तो ध्यान देना दोस्तों, वो जो अवमानना होती है ये संसद के साथ साथ न्यायपालिका की भी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं लिखा है कि न्यायपालिका की अवमानना। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो ये संसद के पास है, और इसीलिए 1971 का एक्ट पारित किया गया 1961 में जो गठित थी कमेटी एच.एन. सान्याल, इसके आधार पे। फिर आगे देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 130 के अनुसार क्या कहा गया। 130 के अनुसार कि दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर सीजीआई राष्ट्रपति के अनुमोदन पर कर सकता है, मतलब सुनवाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई, या यूं कहें कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, वो कहाँ पे है? दिल्ली में है दोस्तों। एनडी मैंने लिख दिया न्यू दिल्ली। अगर मतलब सीजीआई चाहते हैं कि मसूरी में या मैसूर में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, ऐसी जगहों पर भी हम सुनवाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तहत, तो इसके लिए आपको प्रेसिडेंट से क्या लेना होगा? अनुमोदन लेना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट अनुमोदन कर देते हैं, वो परमिशन दे देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां भी चाहेंगे, जिस जगह पे अनुमोदन मिला वहां पर भी इसकी सुनवाई कर सकते हैं। अदरवाइज अभी कहाँ करते हैं? नई दिल्ली में करते हैं। इसीलिए तो जब भी कोई मामला होता है तो आपको नई दिल्ली आना पड़ता है। अब यहां समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है। किसे? आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227 को। ध्यान देने वाली बात है कि जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट में जो आपके 12 से लेकर 35 तक है, तो इसमें किस आर्टिकल को आप मौलिक अधिकार मानते हो, मतलब कि आधारभूत ढांचा मानते हो, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता? तो सभी लोग कहोगे कि सर आर्टिकल नंबर 32 को आधारभूत ढांचे के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिससे व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ठीक है, ये जो 5 प्रकार की रिट है 32 में वर्णित है, और इसी के माध्यम से हम पूरे के पूरे मूल अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। और इसी आधार पे भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो ये तो हो गया मौलिक अधिकार ऐसा जो कि अनुल्लंघनीय यानी आधारभूत ढांचे में आता है। लेकिन वहीं 2 आर्टिकल और हैं, 226 भी आता है जिसके तहत हाई कोर्ट यही सेम काम करता है, रिट का प्रयोग करता है, और एक आता है 227 जिसमें हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति रखता है। तो हाई कोर्ट की जो अधीक्षण शक्ति है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनका रिव्यू करता है, उनकी पिटीशन देखता है, उनके ऊपर जांच करता है, उनकी सुनवाई करता है। ये सभी अधिकार 27 में वर्णित है, 227 में, और इसको भी कोई संशोधित नहीं कर सकती संसद, क्योंकि ये एक मौलिक ढांचे के अंतर्गत आता है। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर बात करेंगे कि जो मौलिक ढांचे का जो मामला था दोस्तों, वो किस समय आया था। तो केशवानंद भारती केस में आया था। 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। संवैधानिक पीठ का मतलब जब कभी संविधान के मुद्दे पर या संविधान पर चर्चा करनी होती है, उस पर कोई निर्णय देना होता है, तो उसमें एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। और संवैधानिक पीठ के गठन करने के लिए कम से कम 5 सदस्यों का, यानी कि 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। आप 3 न्यायाधीशों के साथ संवैधानिक पीठ का गठन नहीं कर सकते। तो 5 से ऊपर आप चाहे जितने भी करना चाहो, 10, 20, 25, 40 कितने भी, तो अब तक 13 न्यायाधीशों की जो है कि संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। और गोलकनाथ केस में 11 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी। अब यहां पर आप देखोगे 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 15, ये सब विषम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पे एक पक्ष मान लो इधर आएगा तो एक पक्ष उधर आएगा, बराबर नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठी, तो या तो 5 इसके मत में आएंगे और 4 इसके खिलाफ जाएंगे, या फिर 6 इसके मत में आएंगे, 3 इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर मैं 10 संवैधानिक सदस्य बैठा दूं तो 5 पक्ष में और 5 विपक्ष में, तो फिर निर्णय होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का मत बराबर हो गया। इसीलिए हम विषम संख्याओं के रूप में संवैधानिक पीठ का गठन करते हैं। फिर गोलकनाथ केस बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था 1967 में, जिसमें कितने लोगों की संवैधानिक पीठ बैठी थी? 11 लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार कर सकता है। ये नियम इसी के अंतर्गत दिया गया गोलकनाथ केस में।
अर्थात कि व्यक्ति को अगर किसी भी काम से या किसी भी सामाजिक कृत्य से अगर लगता है कि उसकी सामाजिक छवि या यूं कहें कि उसको अपना जीवन अपनी जिंदगी जीने में मजा आ रहा है तो उस चीज को फॉलो कर सकता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल नंबर 132 के अनुसार देखते हैं। तो क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 132 के अनुसार कि हाईकोर्ट के सिविल दांडिक अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब समझिएगा, आप कहोगे सर 132 तो सुप्रीम कोर्ट से है, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में किस मामले की अपील कर सकते हो? एक तो आप सिविल की अपील कर सकते हो, एक आप दांडिक मामले की अपील कर सकते हो, या कोई भी अन्य मामला। अगर हाईकोर्ट का ये मामला है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आके अपील कर सकते हो, बशर्ते 134A के तहत हाईकोर्ट ने ये प्रमाणित किया हो कि संवैधानिक प्रश्न शामिल है इसमें, यानी संविधान का निर्वचन इसमें शामिल है। क्योंकि संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान का अभिभावक या संविधान की व्याख्या करना, ये सुप्रीम कोर्ट का राइट है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये टाइटल यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा मामला है, सिविल मामला, दांडिक मामला या अन्य मामला, जिसमें संविधान का भी प्रश्न शामिल हो रहा है कि कहीं ना कहीं संविधान के स्ट्रक्चर में हो सकता है परिवर्तन हो जाए, या संविधान की परिभाषा में परिवर्तन हो जाए, या संविधान की व्याख्या करनी पड़ रही है, तो तुरंत ये मामला 134A के तहत प्रमाणित कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। और ऐसे मामलों पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 132 का प्रयोग करके करता है। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छी लग रही तो अभी भी लाइक कर सकते हो, अगर आपने लाइक नहीं किया चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हो। 1 सेकंड लगेगा आपको, तुरंत आप जो है कि मोबाइल को छोटा करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और जहां पर आपको इसकी डेमो PDF मिल जाएगी, आप डेमो PDF को देख सकते हो। फिर उसके बाद आप इसकी PDF को परचेस कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर से, नीचे दिया गया वीडियो के नीचे मोर सेक्शन में, वहां से व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी आप ले सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं हम संविधान की व्याख्या संबंधी विवाद जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जाते हैं, और ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत होता है। अब इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कुछ अधिकारिता भी होती है। कौन कौन सी अधिकारिता होती है? जैसे आर्टिकल 131 में मूल अधिकारिता हो गई कि राज्यों और केंद्र के बीच कोई विवाद है या राज्य के बीच विवाद है। आर्टिकल 143 के अनुसार परामर्शी अधिकारिता है। ये जो परामर्शी अधिकारिता होती है ये राष्ट्रपति को परामर्श देने से संबंधित होती है, जो संविधान या किसी अन्य मुद्दे पर भी हो सकती है। वहीं आर्टिकल नंबर 132 से 136 तक अपीलीय अधिकारिता होती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप 132 के तहत जाते हो तो संविधान के निर्वचन के लिए अपील कर सकते हो, और जो कि हाईकोर्ट से मामला आया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा। अगर आप 133 के तहत आते हो तो सिविल मामले में अपील कर सकते हो। 134 के तहत आओगे तो आपराधिक मामले में अपील कर सकते हो, और 136 में अगर आओगे तो विशेष इजाजत से अपील कर सकते हो, और ये विशेष इजाजत सुप्रीम कोर्ट स्वयं देता है। इसी को हम कहते हैं कि स्वतः संज्ञान में लेना। अब जैसे कोई मामला ऐसा चल रहा है जो समाज में विद्वेष फैला रहा है, जो हानिकारक मामला है, या कोई ऐसा मामला जिसका निपटान करना बहुत जरूरी है, और इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, ये लोग भी तो घर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, रील्स देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, और भी चीजें देखते हैं, तो इन्हें भी तो ये मामला पता चलता है ना। जैसे आपको पता चल रहा है कि 76 सांसदों को जो है कि निलंबित कर दिया गया, तो केवल आपको नहीं पता, चीफ जस्टिस के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इनको भी पता है। लेकिन इनके पास कोई संसद से नोटिस थोड़े जाता है। ये भी हमारी और आपकी तरह एक लाइफ जीते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, वहां से इन्हें पता चलता है। और अगर इन्हें लगता है कि नहीं ये एक ऐसा मामला है जिससे देश की अखंडता और एकता खतरे में आ सकती है, तो 136 का प्रयोग करके स्वतः संज्ञान लेते हुए विशेष इजाजत देते हैं कि इस मामले में अपील करिए आप सुप्रीम कोर्ट में, और हम फिर आगे सुनवाई करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 137 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद समीक्षा याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के बाद दाखिल होती है। जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है, और उस निर्णय से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करता है, एक रिव्यू पिटीशन डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी BTC मतलब B.Ed वालों को बाहर कर दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन की वैकेंसी थे, और इससे अगर B.Ed वाले संतुष्ट नहीं है तो वो जाके एक रिव्यू पिटीशन डालेंगे, समीक्षा याचिका, और सुप्रीम कोर्ट से एक गुहार लगाएंगे कि प्लीज आप अपने निर्णय की एक बार दोबारा समीक्षा कर लीजिए। लेकिन अगर समीक्षा याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देती है और कहती है कि नहीं, मैंने अपने निर्णय को अच्छे से ही दिया है, मुझे दोबारा इस पर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना भरोसा है कि मैंने जो निर्णय दिया है वो सही दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है
तो रिव्यू पिटीशन को कैंसिल कर देती है। तो अगर व्यक्ति फिर भी संतुष्ट ना हो, स्टूडेंट फिर भी संतुष्ट ना हो कि नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, बीएड वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तब जाके आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं, सुधारात्मक याचिका। यानी बीएड के कैंडिडेट पहले रिव्यू पिटीशन डालें, अगर रिव्यू पिटीशन कैंसिल कर दी गई है तब जाके आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट के लिए। और अगर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया और उस पर विचार करने लगे अपने निर्णय पे, तो भाई फिर हमारा अंतिम उद्देश्य तो यही था ना कि निर्णय पे दोबारा आप विचार करिए, चाहे आप क्यूरेटिव के माध्यम से करो चाहे रिव्यू के माध्यम से करो। तो समझ में आ गई आपको चीजें। देखिए सुप्रीम कोर्ट पे इससे बेहतर नोट्स आपको मैं बता सकता हूं कि कहीं नहीं मिलेगा, और ना ही इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन। आप घटना चक्र भी पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहेंगे आपको, इसलिए हमने एक ही जगह पे हर चीज को शामिल कर दिया ताकि आप हर पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन चीजों को पढ़ लो, और जहां से हर बार प्रश्न आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे क्या लिखता है कि आर्टिकल नंबर 13, 32, 131 से 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246, 372 ये सभी प्रावधान जो है कि न्यायालयों को प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति प्रदान करते हैं। और जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। आर्टिकल 32 का प्रयोग करती सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 और 227 का प्रयोग करेगी हाई कोर्ट, 245 का प्रयोग करेगी, 143, 145 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट करेगी। इन सभी के माध्यम से जुडिशियल रिव्यू का काम किया जाता है। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध करने या अवैध घोषित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट 32 का प्रयोग करती है, हाई कोर्ट 226 का प्रयोग करती है। तो ये वही चीज हो गई, रेट वाली बात हो गई जो मैंने ऊपर बताया। अब यहाँ पर आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से 2 प्रकार के विषयों पर सलाह ले सकता है। एक तो तब के विषयों पर जो संविधान निर्माण के पश्चात लोक महत्व का अगर कोई विषय। अब संविधान का निर्माण हमारा 26 नवंबर 1949 को हो गया, लागू भी हो गया 26 जनवरी 1950। उसके बाद से यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से अगर कोई मामला ऐसा है जिस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लेना चाहते हैं, तो ये परामर्श देना अनिवार्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। वो चाहेगी तो देगी, वो चाहेगी तो नहीं देगी, इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पे सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्यकारी है। वो कौन सी जगह है कि पूर्व संविधान संधि, समझौते आदि, यानी संविधान के बनने से पहले जो अंग्रेजी शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान जो नियम थे, जो समझौते थे, जो संधियां थी, इस पर अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई इस पर मुझे परामर्श करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बिंदु, ऐसे पॉइंट है जो लगातार आज भी भारत में संचालित किए जा रहे हैं, उससे संबंधित अगर कोई मामला है तो उस पर परामर्श देना अनिवार्य हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 143 के तहत। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, इंडियन पिनल कोड 1860 आज भी यूज करते हैं हम लोग। भाई भारतीय दंड संहिता 1860 को आज भी प्रयोग कर रहे हैं, जो कि लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार की गई। अब इससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा प्रावधान है जो कि संविधान बनने से पहले का ही है और उसमें कोई मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा सकती है। या कोई और भी संधियां हो, कोई और भी नियम हो, जैसे 1935 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम जो है ना 1935, वहां से भी बहुत सारे प्रावधान हमने भारतीय संविधान में लागू किए एज इट इज, तो उससे भी अगर रिलेटेड कोई बात हो। अब जैसे 1861 का आप देखोगे, 1861 का जो हाईकोर्ट के प्रावधान थे, जिसमें आपका एक हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना भी होती है, तो इससे रिलेटेड, हालांकि हाईकोर्ट जो इलाहाबाद है उसकी तो स्थापना 1866 होती है, ये अलग है। 3 जो है कि यहाँ पे न्यायाधीश मतलब जो प्रेसिडेंसी थी, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट स्थापित किए गए, तो यहाँ से संबंधित अगर कोई प्रावधान होता है तो उस पर भी सलाह मांगी जा सकती है। तो ये वही प्रोविजन है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट एक जगह तो बाध्यकारी नहीं है, एक जगह बाध्यकारी है। तो ये तो इसकी स्थिति पता चल गई। राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? दोनों ही मामले में परामर्श को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति चाहेगा तो मान भी सकता है, राष्ट्रपति चाहेगा तो नहीं मानेगा। परामर्शी अधिकारिता के अधीन न्यूनतम कम से कम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, अर्थात आर्टिकल नंबर 143 के तहत जब भी परामर्श मांगते हैं प्रेसिडेंट महोदय, तो वो संवैधानिक पीठ के द्वारा ही की जा सकती है। 2 सदस्य या 3 न्यायाधीश बैठ के नहीं कर सकते, मिनिमम 5 चाहिए, उसके बाद अधिकतम आप कितना भी रख लो, तो संवैधानिक पीठ ही इस पर सुनवाई करेगी। हालांकि ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये लिखित में रिटर्न किया जाए राष्ट्रपति के द्वारा कि आखिर अगर आपने कोई भी जो परामर्श था उसको नहीं माना तो किस आधार पर नहीं माना। भाई आपको समय निकाल के
उतना नियम कानूनों को खंगाल के, पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़ के समझ के राष्ट्रपति महोदय को उन्होंने अपनी सलाह दी और आपने एक झटके में कह दिया कि मुझे आपकी सलाह पसंद नहीं आ रही है, मुझे नहीं मानना है। तो नहीं मानना मत मानो, लेकिन उसका रिटर्न कारण भी तो बताओ सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि फिर वो आगे से क्या करेगी, अक्सर इग्नोर कर देगी कि महोदय आप तो हमारी जो निर्णय होते हैं, परामर्श होते हैं, उस पर आप विचार करते ही नहीं हो, तो हम आप पे क्यों समय खपाएं। तो ये भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को लिखित रूप में बताया जाता है कि हम आपके निर्णय को या आपके परामर्श को अगर नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं। तो ये भी प्रश्न एक बार बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया। अब यहां पर देखते हैं कि कुछ वाद और विषय, जैसे A.K. गोपालन वाद जो वाद आया था, ये निवारक निरोध प्रक्रिया से संबंधित था। रोमेश थापर का वाद स्वतंत्र भाषण पर रोक से संबंधित है। शंकरी प्रसाद वाद ये आपका संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से संबंधित है। चंपकम दुराई राजनवाद जो 1951 में आता है, ये शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता से रिलेटेड है, जिसके पश्चात ही 15(4) जोड़ा गया और 16(4) जोड़ा गया, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। वहीं आप देखोगे कि जो वर्तमान में CGI हैं D.Y. चंद्रचूड़, डी का मतलब Y.V. चंद्रचूड़, आगे फिर देखेंगे, तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ये भारत के 16वें CGI हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी ने की थी। हाँ, जो इस समय दोस्तों जो D.Y. चंद्रचूड़ हैं, इनके पिता हैं ये Y.V. चंद्रचूड़, तो नीलम संजीव रेड्डी ने की थी। और 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक इन्होंने कार्यकाल किया, जो सभी CGI में सबसे लंबी अवधि के लिए ये कार्यकाल पे थे, लगभग 7 वर्ष 4 माह। बल्कि जितने भी इस समय आप न्यायाधीशों को देख रहे हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 5 महीना ऐसे रहते हैं, लेकिन ये सबसे लंबी अवधि तक थे। तो पूछा जाता है कभी कभी कि कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे लंबे कार्यकाल के लिए थे, क्योंकि वर्तमान में आपको धनंजय यशवंत चूड़ यानी D.Y. चंद्रचूड़ आपको देखने को मिल रहे हैं CGI ऑफ इंडिया, तो इसलिए पूछा जा सकता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस समय है वो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके पिताजी किस नंबर पे थे, 16वें नंबर पे थे। जनवरी 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं। ध्यान देना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई नहीं बना है अभी तक, केवल मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के वरिष्ठ न्यायाधीश बन चुकी हैं वो 11 महिलाएं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई। इन्हीं को अभी परिसीमन आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। कौन से परिसीमन आयोग, जब कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया तो यहाँ की सीटों का बंटवारा करना था लद्दाख के साथ, तो इसीलिए इसमें जो परिसीमन आयोग बनाया गया था रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में ही थी। आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा का भी केस जो है कि बहुत फेमस है, इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी और BV नागरत्ना। तो इतनी लोगों को जो है कि इतनी महिलाओं को न्यायाधीश बनाया गया है वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पे, लेकिन अभी भी उसमें वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकी हैं। फिर आगे देखते हैं कि PIL यानी लोक हित याचिका को प्रारंभ एवं प्रोत्साहन देने का जो श्रेय है वो PN भगवती साहब और VR कृष्णा अय्यर। ध्यान देना कि प्रश्न क्या होता है, कभी कभी केवल इन्हीं का नाम आता है या फिर कभी इन्हीं का नाम आ जाता है, ठीक है, लेकिन असल में PN भगवती साहब और VR कृष्ण अय्यर, इन दोनों का ही इसमें योगदान है। PIL को हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, और PIL की जो अवधारणा का शुभारंभ हुआ वो USA में हुआ दोस्तों। वहीं न्यायिक सक्रियता की बात करें, जुडिशियल एक्टिविज्म यानी जनहित याचिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन दोनों से संबंधित होती है। मतलब क्या होता है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है ये PIL से भी संबंधित है और जुडिशियल रिव्यू से भी, यद्यपि आंसर की पहली प्राथमिकता PIL को दे। मतलब आंसर अगर आपको देना है, पूछ लेता है अगर आपसे प्रश्न कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म लगातार बढ़ता जा रहा है न्यायपालिका का, न्यायिक सक्रियता यानी न्यायपालिका विधायी और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है, इसी को तो कहते हैं न्यायपालिका सक्रियता। तो वो किस कारण से कर रही है? ऑप्शन नंबर A PIL, ऑप्शन नंबर 2 जुडिशियल रिव्यू और ऑप्शन नंबर 3 इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहली प्राथमिकता PIL को देनी पड़ेगी। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं कि किसने कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म जो है कि जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं होनी चाहिए, ये पूर्व CGI AS आनंद साहब ने कहा था। विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य विशाखावाद जिसे हम कहते हैं विशाखा के नाम से, ये कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है इसके रोकथाम से संबंधित ये मामला है। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में देख सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि लेडीज स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया जाता है, अभद्रता की जाती है, उनके साथ गंदे इशारे किए जाते हैं। तो इस तरीके के उत्पीड़न को रोकने के लिए, जो यौन उत्पीड़न होते हैं इनको रोकने के लिए
ये केस आया था। सायरा बानो बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने 2017 में 3 तलाक, तलाक ए बिद्दत जिसे कहा जाता है, क्योंकि 3 तलाक 3 तरीके से होता है, लेकिन ये जो तलाक ए बिद्दत होता है जिसमें कहा जाता है तलाक तलाक तलाक, इसको जो है कि असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब पता चला कि व्यक्ति गुस्से में बैठा है, अपनी पत्नी से नाराज है और उसने 3 बार चिल्ला दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया। ये कौन सा तरीका है भाई? तनाव का आप गुस्सा अपनी पत्नी पे थोड़े निकालोगे। आप दारू पी के आते हो, तलाक 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 बोल दोगे। आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, अपने बॉस की डांट सुन के आओगे, तलाक 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 बोल दोगे। अब पता चला किसी डीजीपी ने एक सिपाही को हड़का दिया, वो इतना डिप्रेस हो गया कि मेरी नौकरी ना खतरे में आ जाए, बीवी पे ही निकाल दिया। तो ये इस तरीके की चीजों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। आप तलाक लेने से मना नहीं किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तलाक लेने से मना नहीं कर रही है। आप तलाक लीजिए, लेकिन उसके कारण बताइए, उसका समय पे समाधान होना चाहिए। परिवार को टूटने से बचाना पहली प्राथमिकता होती है। परिवार तोड़ना आसान चीज है, आप उस परिवार को बचाए रखें, ये जरूरी है। तो तलाक अगर लेना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया को पालन करिए। ये नहीं कि दारू पी के आया या गुस्से में आया और आपने 3 बार तलाक बोला और आपका तलाक हो गया। आप उस महिला की स्थिति को देखो ना, वो बेचारी का क्या दोष था, वो कहाँ जाएगी, अब उससे कौन विवाह करेगा? तो ये भी एक समस्या है जिसको फिर असंवैधानिक घोषित किया गया 2017 में 5 सदस्यीय संविधान पीठ में, जो कि सायरा बानो का केस था। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया जाता है इसमें। और संसद ने भी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 फिर लागू किया, जिसके तहत 3 तलाक को गैर कानूनी बना दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो 2017 में ये कह दिया, अब बाद में 2019 में गवर्नमेंट जब दोबारा बनती है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो दोबारा बनने के बाद इस नियम को, प्रावधान को लागू कर दिया गया। तो अब अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आके या किसी वजह से 3 तलाक कहता है कि तलाक तलाक तलाक, तो उस शादी का तलाक नहीं होता है, उस विवाह का तलाक नहीं होगा। महिला चाहे तो इस नियम के आधार पे, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे या केंद्र सरकार के नियम के आधार पे उसके ऊपर केस भी कर सकती है अपने पति के ऊपर कि ये मुझसे तलाक ले रहा है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है अब। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन घोटाले की जांच करते समय सीबीआई को पिंजरा बंद तोता भी कह दिया कि भाई आप तो केवल और केवल केंद्र सरकार के चमचे हो, बस यहां तक का स्टेटमेंट यूज कर दिया। फिर आगे देखें, 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ। अब ध्यान देना कि यहाँ पर ये सारी चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चल रही है। जो कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग के 40 मिनट तक, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन किया, हर चीज को समझाया। तो अब यहाँ पर ये फैक्ट है जहां से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। वहीं सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। एलजीबीटी अधिकार या समलैंगिकता अधिकार मिला, क्योंकि जो धारा 377 थी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं 370 की बात नहीं कर रहा हूं, वो अनुच्छेद 370 है, जम्मू कश्मीर से था, लेकिन ये मैं धारा की बात कर रहा हूं इंडियन पिनल कोड की, जो कि 377 ये घोषित करती है कि अब एलजीबीटी आपस में अगर शादी भी करते हैं तो उसे हम असंवैधानिक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब इस धारा को ही रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले इस धारा में कहा गया था कि अगर कोई समलैंगिक व्यक्ति लड़की लड़की से शादी करे, लड़का लड़के से शादी करे, तो इस तरीके के नियम को असंवैधानिक या गलत ठहराया जाता था और कानूनन अपराध माना जाता था कि अपराध हो गया समाज की दृष्टि से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कह दिया, इसे छूट दे दी, कह दिया कि नहीं, अगर कोई लड़का लड़के से शादी करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, या फिर लड़की लड़की से करना चाहती है तो कर सकती है, भाई रहे वो। और इस पे तो एक मूवी भी मुझे याद आ रही है, राजकुमार राव की एक मूवी है दोस्तों, जिसमें बहन होगी तेरी ऐसे करके शायद मूवी है, मुझे एग्जैक्ट देखिए मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, कैरेक्टर मैं बता सकता हूँ, राजकुमार राव उसमें पुलिस होते हैं और भूमि पेंड्रेकर जो है कि एक नॉर्थ ईस्ट एक लड़की है, उसके साथ वो समलैंगिक रहती है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, जबकि राजकुमार राव की फैमिली की बात चल रही होती शादी के लिए। तो ये एक मामला है उस मूवी का, तो ये भी एलजीबीटी से ही रिलेटेड है और ये मूवी इसी बेस पे बनी थी दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं, मैं बहुत मूवी देखता हूं दोस्तों, और मूवी से मैं ये सीखता हूं कि चीजें कहां से कहां कनेक्ट की जाती हैं। तो मैं इसीलिए आपको भी अपने अनुभव देता हूं कि आप भी इन चीजों को देखिए। मूवी आती है तो केवल आप एंटरटेन मत करिए, एलजीबीटी का जो कानून आया था उसी के बेस पे ये मूवी बनी है, आप देख सकते हो। ये मूवी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एलजीबीटी की जो फुल फॉर्म है, एक होता है एल का मतलब लेस्बियन, जी का मतलब गे, और बी का मतलब बाइसेक्सुअल, और टी का मतलब ट्रांसजेंडर। अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो, हालांकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करता हूं जो बहुत अच्छा चैनल है, जिसे आप फॉलो करिए, DW हिंदी। ठीक है, बस इतना डालोगे तो यहाँ पर
एक लेडीज है और एक जेंट्स है, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। मतलब कि हालांकि इंडिया के बाहर का ये चैनल है, लेकिन वो जो नागरिक हैं बताने वाले वो भारतीय मूल के हैं, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपको ये चैनल देखना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पर आप LGBT के बारे में डालोगे DW हिंदी, तो बहुत डिटेल से आपको चीज़ें बताई जाएंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी और इसके साथ ही हाई कोर्ट की भी की जाएगी, जब तक संसद विधि बनाकर अन्य भाषा का विकल्प न दे। यानी जब तक संसद कोई कानून बना के ये नहीं कह देती कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही अब हिंदी में भी होगी, भोजपुरी में भी होगी, तेलुगु में भी होगी, अंग्रेजी में भी होगी, जब ऐसा कोई नियम नहीं आ रहा जब तक, तब तक हम किस में करेंगे? तब तक हम सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में ही कार्रवाई करेगा। किस में करेगा? इंग्लिश में। और हाई कोर्ट भी करेगा। तो ये तो था दोस्तों आज का हमारा चैप्टर सुप्रीम कोर्ट। हालांकि अभी क्लास नहीं खत्म होगी, क्योंकि अब क्लास की ड्यूरेशन मैंने बढ़ाने के लिए कहा था, नहीं तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं होंगे। आपने PDF ली है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बेहतर है। अगर आप क्लास के साथ कर रहे हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, वो आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम हॉल में दोस्तों, अगर आप उसे साइड में पॉइंट आउट करते चल रहे हो, नोट करते हुए चल रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैंने सारी चीजें बता दी, अधिकारिता बता दी, पावर बता दी, संशोधन बता दिए, मामले बता दिए, और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसको हमने छोड़ा हो। ये आपको देखने में जरूर लग सकता है कि खाली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है या केवल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने घटना चक्र को पढ़ा होगा तो आप उससे क्रॉस वेरीफाई इसे कर सकते हो अपने पास किताब रख के कि क्या क्या चीजें हमने शामिल की हैं। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं दोस्तों जो हमने किसी भी क्वेश्चन या व्याख्या को छोड़ा हो या कोई भी चैप्टर छोड़ा हो। सारे चैप्टर, और चैप्टर का नंबर भी हम डालते हैं इसीलिए कि जैसे 27 नंबर पे आपको राज्यपाल का ही चैप्टर मिलेगा, अगर आप लेटेस्ट वाली 2023 को फॉलो कर रहे हैं। 2020-21 की होगी तो हो सकता है वहां पे राज्यपाल का चैप्टर 22-23 नंबर पे हो या 28-29 पे हो, लेकिन 2023 वाले एडिशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको 27 नंबर पे ही राज्यपाल मिलेगा, क्योंकि अभी तक घटना चक्र का यही लेटेस्ट एडिशन है जिसके माध्यम से बनाया गया है। और केवल 60-65 पेज में दोस्तों, 60-65 पेज में आपका रिवीजन हो जाएगा और पूरी 440 पेज को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस इसीलिए जो है कि हमारी टीम ने सोचा कि आप सभी की समस्या को दूर किया जाए और घटना चक्र की उपयोगिता को बरकरार रखा जाए, इसलिए हमने पूरी 2 महीने की मेहनत के बाद शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर दिए। आप लोग PDF को परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर है, वहां से आप ले सकते हो। डेमो के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां पर डेमो PDF मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हम राज्यपाल के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 154 के अकॉर्डिंग राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जैसे आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और उसी तरीके से 154 के बाद आर्टिकल 155 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और 7th अमेंडमेंट 1956 द्वारा 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, ये की पॉइंट्स आपको बताता हूँ, हालांकि आप लोगों में से कई लोगों को पता भी होगा कि जो 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ था दोस्तों, इसका मुख्य फोकस था किसी भी चीज को 2 कर देना, डबल कर देना। जैसे अगर 2 राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग बनाना है तो भी इसमें प्रावधान था, 2 राज्यों के लिए राज्यपाल बनाना है किसी व्यक्ति को तो भी इसी में प्रावधान था, या इस प्रकार के जो भी प्रावधान आप पढ़ रहे होगे जहां पर एक ही व्यक्ति को 2 अलग अलग भूमिका निभानी पड़ रही है, तो ये सभी चीजें 7th अमेंडमेंट से ज्यादातर की गई है। सभी नहीं की गई, लेकिन एक कीवर्ड्स के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो, आंसर के रूप में आप इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को। आर्टिकल 157 में राज्यपाल हेतु जो योग्यता दी गई है वो, और आर्टिकल 159 में राज्यपाल हेतु शपथ का प्रावधान किया गया है। तो एक तो योग्यता है और एक शपथ का प्रावधान है। हालांकि 3rd अनुसूची में इनके शपथ का प्रावधान नहीं होता है, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 3rd अनुसूची में मैंने आपको शपथ का प्रावधान बताया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति के लिए भी शपथ का प्रावधान 3rd अनुसूची में नहीं होता है, बल्कि उसके लिए आर्टिकल, अनुच्छेद उसमें प्रावधान किया था। और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, राष्ट्रपति आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए ये बात कही गई है। वहीं आप देखोगे तो 159 में शपथ का प्रावधान राज्यपाल के लिए, इनके लिए 3rd अनुसूची में नहीं होता है। अच्छा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष, जो कि चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनके समक्ष शपथ लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि शपथ वो न्यायमूर्ति कौन रहेंगे? हाई कोर्ट के रहेंगे, उनके सामने लेंगे। फिर यहाँ पे हम आर्टिकल नंबर 156(1) के तहत देखेंगे
कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं और जब चाहेंगे तब राष्ट्रपति महोदय इनको हटा भी सकते हैं। हालांकि इनका कार्यकाल तो 5 वर्ष माना जाता है सामान्यतः कार्यकाल, और ये संवैधानिक तौर पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि केवल परंपरा में लिखा हुआ है। लेकिन एक शक्ति यह भी दी गई है 156(1) के तहत कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी राष्ट्रपति जब चाहेगा तब इन्हें हटा भी सकता है। यहीं पर 2 यूनियन टेरिटरी से संबंधित प्रश्न है जो लेटेस्ट था कि जम्मू कश्मीर का जब यूनियन टेरिटरी बना तो पहले उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको हम लोग कहते हैं एलजी, ये गिरीश चंद्र मुर्मू साहब थे, जो इस समय आपको पता होगा कि लोअर कि कैग के अध्यक्ष भी हैं ये। और लद्दाख के पहले जो बने थे उपराज्यपाल वो बने थे राधा कृष्णन माथुर जी, और ये तो अभी भी बने हुए हैं। अब बात करेंगे राज्यपाल के वेतन भत्ते और परिलब्धियां, ये राज्य की संचित निधि पर भारित होती है जो कि आर्टिकल नंबर 366 में वर्णित है। और राज्यपाल की यहाँ पर कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी हैं दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन के लिए, राष्ट्रपति शासन हेतु राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना, अगर राज्यपाल को लगता है कि राष्ट्रपति का शासन ठीक, मतलब जो राज्य का प्रशासन है वो ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए आर्टिकल नंबर 356 के प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी जाती है, जिसको कहा जाता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं चल पा रहा है। वहीं दूसरी बात करें कि विधानमंडल के पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया जाता है आर्टिकल नंबर 200 और 201 के तहत। पारित विधेयक को विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। सरकार का मतलब सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उन्हें भी वो सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं, या अल्पमत में आए हुए मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं कि अब आप तो अल्पमत में आ गए, यानी कि जनता के बीच आपकी पॉपुलैरिटी यानी विधायकों का समर्थन नहीं है, इसलिए आपको अपने पद से हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। फिर वहीं बात करेंगे हम, क्या पढ़ेंगे कि आर्टिकल नंबर 200 के अनुसार राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकते हैं, और 201 के अनुसार इस विधेयक पर अनुमति देगा या रोक लेगा ये राष्ट्रपति की शक्ति है। तो कह सकते हो कि मतलब कि 200 के अनुसार जो है कि राष्ट्रपति विचारार्थ के लिए आरक्षित रख लेता है और 201 के तहत इस विधेयक पर अनुमति देगा या रोक लेगा। आप ध्यान से समझना मेरी बात को, ये मुझे बताओ कि राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा गया है या राष्ट्रपति के मोहर के लिए रखा गया है। ये 200 और 201 को लेकर बहुत स्टूडेंट की कमेंट आती थी कि सर ये डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अब मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि राज्यपाल को मोहर लगानी है, राज्यपाल को, राज्य विधेयक है तो मोहर तो राज्यपाल ही लगाएगा, क्योंकि संवैधानिक तंत्र तो विफल हुआ नहीं है, आपातकाल तो लगा नहीं है। लेकिन राज्यपाल को लगता है कि इस विधेयक पे मुझे राष्ट्रपति से परामर्श कर लेना चाहिए, परामर्श वर्ड यूज किया गया, या विचार कर लेना चाहिए, उस पर मोहर की बात नहीं है, तो विचार ही तो करेगा, और ये आर्टिकल नंबर 200 के तहत है। और जब वो राष्ट्रपति से विचार करके वो विधेयक वापस आता है तो उस पर अनुमति देगा या रोक लेगा, ये 201 के तहत राज्यपाल की शक्ति तो है। क्लियर हो गई बात। अब राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करता है, ये उसकी कार्यपालिका शक्ति है। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है जो लोक सेवा आयोग के हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है सीएम की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कह सकते हो इसे। जबकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान देना, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, ये राज्यपाल करेगा। और साथ ही साथ राज्यपाल के द्वारा कुछ कृत्य भी किए जाते हैं, जिसमें विधान परिषद के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 169 और आर्टिकल नंबर 170 इससे संबंधित है, जिसमें 1/6 सदस्यों को ये मनोनीत भी करता है, अपॉइंट करता है, मनोनीत। आर्टिकल नंबर 161 में कहा गया है कि राज्यपाल के पास भी क्षमा, निलंबन यानी प्रविलंबन भी कहते हैं, परिहार, लघुकरण आदि की न्यायिक शक्ति है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास आर्टिकल नंबर 72 में क्षमादान की शक्ति है, वैसे ही इसके पास 161 में है। फिर वहीं जैसे अनुच्छेद 74(2) के द्वारा मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह बाध्यकारी मतलब दी गई जो सलाह है, और वहीं 163(3) के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है। जैसे न्यायालय ये नहीं पूछ सकता कि आपने जो राष्ट्रपति महोदय को सलाह दी है मंत्रिपरिषद ने केंद्र स्तर पे, या जो राज्यपाल को जो सलाह दी है उसकी जांच नहीं कर सकती है न्यायपालिका, इसके लिए वो अधिकृत नहीं। भाई सलाह भी अगर हम जांच करवाने लगेंगे तो फिर सलाह देने के लिए हम स्वतंत्र कहाँ रह गए। वहीं सरोजनी नायडू के बारे में बात करें तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये संयुक्त प्रांत है, जिसको यूपी कहा जाता है वर्तमान में, और इसकी राज्यपाल रही हैं। और इनके स्मृति में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना, कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपको बताना है कि कब सेलिब्रेट होता है। भारत के पहले बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के प्रभुदास पटवारी थे, जो 1980 में, अक्टूबर 1980 में इनको बर्खास्त किया गया था। हालांकि कई सारे ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनको बर्खास्त किया गया उनके पद से, लेकिन पहले जो राज्यपाल थे वो थे आपके तमिलनाडु राज्य के प्रभुदास पटवारी जी। और 1981 में फिर राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को भी बर्खास्त किया गया। लेकिन पूछा जा रहा है कि भाई पहले कौन से थे, तो प्रभुदास पटवारी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अब यहां पर एक और स्टेटमेंट आता है कि किसने कहा कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसने पिछले वर्षों राजनीति में भाग नहीं लिया। तो ये सरकारिया कमीशन था जो कि गठित होता है 1983 में, 9 जून 1983 में। और उस समय किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया। सरकारिया आयोग का जो प्रमुख कार्य था वो था केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए नई नई सिफारिशों को देना था, या इसको दूसरे रूप से पूछा जाता है संघवाद से संबंधित या संघात्मक शासन को बढ़ावा देने के लिए पूछ लिया जाता है। तो 1983 में जो एक इसका गठन किया गया, वहीं आर.एस. सरकारिया साहब इसके अध्यक्ष थे और इसके 2 अन्य सदस्य थे, वो थे एक बी शिवरामन जी और दूसरे थे एस.आर. सेन जी। तो दोस्तों ये तो थी आपकी आज की हमारी पूरी क्लास, जिसमें हमने राज्यपाल को पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ा। अब हम लोग कल से नए चैप्टर के तौर पे राज्य विधानमंडल और उसकी मंत्री परिषद को पढ़ेंगे, क्योंकि अब अगर हम इसे भी पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो इसलिए अभी आप इसको नोट से पढ़ के तैयार रहिए, ताकि कल आपको जब ये क्लास मिले तो आप इससे पहले ही से अपडेट रहें। तो मिलेगी आपको 1 से 1.5 घंटे बाद आपको दूसरी क्लास मिलेगी इंडियन ज्योग्राफी की। और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर कोई और भी सब्जेक्ट शुरू करिए, तो मैं बायोलॉजी को जो है कि शुरू करूंगा दोस्तों जल्दी, क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मिक्स टॉपिक है। तो इसलिए हम लोग बायोलॉजी को शुरू करेंगे और वो मुश्किल से 40 पेज में वो जल्दी कवर हो जाएगी। एनवायरनमेंट भी 38 पेज में वो भी कवर हो जाएगी। तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, सारे टॉपिक्स हम लोग जल्दी जल्दी जो है कि कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके परचेस कर सकते हो और वहां पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।